मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग ये वाला चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेटा आप इस सब्जेक्ट से ही समझ पा रहे हैं, हिस्ट्री के इस टॉपिक सब्जेक्ट से ही समझ पा रहे हैं दैट न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, नए नए राज्य है ना, और नए नए किंगडम्स बन रहे थे। बेटा मैंने आप लोगों को एम्पायर और किंगडम के बारे में एक डिफरेंस बताया था कि, है ना, अगर आप लोग को याद हो स्कूल में क्लास में, तो ये हम भूलेंगे नहीं दैट व्हाट आर एम्पायर एंड किंगडम। आरुष was watching a historical movie. There was a boy who is watching a historical movie with her sister when he suddenly said the lives of the kings must have been really tough. तो वो मूवी देख रहा है और वो सोच रहा है, बोल रहा है उसके बाद, मूवी देखने के बाद, कि किंग्स की लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी, उन्हें हमेशा लड़ाई पर जाना पड़ता था। तो उसकी जो बहन है वो बोलती है, नहीं ऐसा हमेशा नहीं था, ऐसा भी टाइम आता था जब लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किंग को लड़ाई के लिए नहीं जाना होता था और उसका जो राज्य है वो बड़ा ही स्मूथ एंड स्टेबिलिटी के साथ चलता रहता था। एंड देवर किंग्स, ऐसे बहुत से राजा भी हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, इन सबको प्रमोट किया। देन आई सेड रियली, ही वाज सरप्राइज्ड। उसको लग रहा था कि राजाओं को सिर्फ हमेशा लड़ाई पर रहना पड़ता था। तो उसने बोला अपनी सिस्टर को कि क्या कोई ऐसा राजा है जिसने आर्टिस्ट को प्रमोट किया, आर्ट को प्रमोट किया, तो वो है, तो वो कौन है। सो 4th सेंचुरी में बेसिकली हमने देखा, हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक नई डायनेस्टी उभर कर आ रही थी, गुप्ता डायनेस्टी। कहाँ पर? गंगा वैली में। सो इन्होंने ऑल अराउंड 200 ईयर्स तक राज्य किया था। गुप्ता एम्पायर जो था एक बहुत ही ग्लोरियस एम्पायर था, एक बढ़ता हुआ, एक उभरता हुआ राज्य था एंशिएंट टाइम का, ठीक है। और जो उसका टाइम है, वो जो पीरियड है, ये 200 साल का, इसको बड़ा ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि 200 साल तक राज्य किया गुप्ता राज्य जो था वो, उन्होंने उसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। बच्चे हम ना सोर्सेस पढ़ते हैं। कहाँ से? सेवरल सोर्सेस, कुछ हमें लिखी हुई, कुछ नकाशी की हुई, कुछ इंक्रिप्शंस पुराने हमें मिलते हैं जिनसे ये बातें कही जाती हैं। अब क्या है देखिए, सबसे पहले प्रसहास्ती। प्रशस्ति क्या है? इट इज़ अ संस्कृत वर्ड। इसका मतलब है किसी की शान में, किसी को बढ़ा चढ़ाकर, किसी की शान में इनक्रिप्शंस, बहुत सारे इनक्रिप्शंस कुछ राजाओं ने बनाए थे। ये देखो, ये एक अशोका पिलर है जिस पर पूरा का पूरे, ये जो पिलर है ना बेटा, इस पिलर के ऊपर पूरी नकाशी, पूरा लिखा हुआ है सब कुछ। पिक्चर में बिल्कुल प्लेन दिख रहा है बट इट्स नॉट लाइक दैट इन रियलिटी, ठीक है। हमें समुद्रगुप्ता के बारे में बड़े बड़े इंक्रिप्शंस, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई, गुदी हुई मिलती हैं। अशोका पिलर जो कि कहाँ पर है? इसके ऊपर, इस पिलर के ऊपर, जो कि है हमारा इलाहाबाद में, ठीक है। अब ये किसने लिखी थी? काव्य बाय हरिसेना ने, ठीक है। वो कौन थे? वो पोइट थे समुद्रगुप्ता के ही कोर्ट में, ठीक। ट्रैवलर्स, बहुत से ट्रैवलर्स बाहर से आए जिन्होंने इन राजाओं के, इन गुप्ता डायनेस्टी की किंग्स के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। सील्स, हमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ सील्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है, ठीक। मोमेंटनल वर्क, इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए, आर्ट, कल्चर, टेम्पल्स बहुत सारे बनवाए। इन टेम्पल में भगवान विष्णु और अलग अलग देवताओं की पिक्चर्स थी, जिससे हम कह सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो गॉड विष्णु और भी अलग कुछ भगवानों में और विश्वास रखते थे। नाउ विल टॉक अबाउट चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने कुमारा देवी नाम की एक लेडी से शादी करी जो कि लिच्छवी ट्राइब की थी, ठीक है। इन्होंने अपना एम्पायर जो था मगध से लेकर पूरा प्रयागराज, इलाहाबाद तक फैला लिया, ठीक। इन्होंने एक अपने लिए एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था जिसको कहा महाराजिधराज, जिसका मतलब राजाओं के राजा। फाइन। इनके डेथ के बाद इनके बेटे समुद्रगुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी को संभाला। समुद्रगुप्ता येट अनदर रूलर विद अनदर ग्रेट रूलर, ठीक है। एक अच्छे वॉरियर थे, स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे, पोइट थे, एंड ऑल अबव एक बहुत ही अच्छे वो राजा थे। इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है? कुछ कॉइन्स, ये देख रहे हैं हम, ये कॉइन्स, इन कॉइन्स को रीड किया जाता है बेटा। ये जो पिक्चर्स बनी है ना, ये पिक्चर्स कुछ कहती है। आई मीन वी शुड
अंडरस्टैंड, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन पिक्चर्स को स्टडी करते हैं, जिससे ये समझ पाते हैं हम कि एक्चुअल में किस तरीके का राज्य है। ये देखो, कॉइन फ्रॉम समुद्रगुप्ता रिग्न फीचरिंग गरुदा बैनर, ठीक है। सो पिक्चर बेसिकली कुछ कह रही है, कुछ डिपिक्ट कर रही है, तो उस बात को समझा जाता है। सो प्रयाग प्रसिद्धि, या प्रयाग प्रसिद्धि बोलिए उसको, या अशोका पिलर बोलिए, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब हम पढ़ेंगे जो अशोका पिलर है, प्रयाग प्रसिद्धि है, इसमें क्या है और ये किसने लिखा, ठीक है। प्रयाग प्रसिद्धि, ये प्रसिद्धि जो था आपका हरिसेना ने लिखा था, अभी हमने पढ़ा था, जो कि समुद्रगुप्ता के कोर्ट में एक पोइट थे। फाइन। सो उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन भी इस पिलर के ऊपर लिखी है, कौन कौन से राज्य उन्होंने जीते, क्या क्या अच्छे अच्छे काम समुद्रगुप्त ने किए, ठीक है। सो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनकी, वो समुद्रगुप्ता ने 4 पावरफुल किंग्स को हराया था, और नेक्स्ट मतलब जीते, बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स नॉर्थ में उन्होंने जीते। समुद्रगुप्ता ने 12 रूलर्स को साउथ की तरफ डेक्कन में हराया था, बट उनके ऊपर उन्होंने अपना राज्य स्थापित नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप साउथ की तरफ, ये एक्चुअली ये इन्होंने इसलिए किया, क्लेवर थे वो, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो कहीं और, ही वॉज टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, है ना। ये देखो, राज्य उनका बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो वो अकेले पूरे राज्य को नहीं दे सकते थे, और साउथ बिल्कुल अलग नीचे की तरफ हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। तो इन्होंने वहीं के रूलर्स को कि ठीक है, आपको हमने हरा दिया है, अब आप हमारे नीचे काम करेंगे, आप लेकिन अपना अपना जो राज्य है उसको रख सकते हैं, बट आपको उसके बदले हमें कुछ पैसा भेजना होगा। वो उन्होंने मे बी मंथली या वट एवर बेसिस, उन्होंने कुछ ना कुछ बेसिस रखे होंगे। सेम उन्होंने नेपाल, असम, बंगाल में भी किया इसी तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने इस तरफ भी किया। उन्होंने कुछ फॉरेस्ट ट्राइब्स को भी हराया था विंध्या रीजन में, एंड जो वहाँ के ट्राइब्स चीफ्स थे, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स दिए थे इन्हीं को, समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब बेटा ये हमें कहाँ से पता चलता है, किससे पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति, दिस अशोका पिलर, ठीक है। इसके ऊपर पूरा गुदवा कर लिखा गया है। ये हमें इस पिक्चर में बड़ा प्लेन दिख रहा है, आप इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ चीज़ें इसके ऊपर लिखी है, मे बी वो हम शायद अंडरस्टैंड ना कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज चंद्रगुप्ता टू। समुद्रगुप्ता के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्ता टू ने इनका जो राज्य था उसको संभाला, ठीक, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे। फाइन। सो इन्होंने भी कुछ इंक्रिप्शंस बनवाए अपने बारे में, जहाँ कहाँ पर, उदयगिरी में, मथुरा में, सांची में, ठीक है। आयरन के पिलर भी इन्होंने अपने नाम पर बनवाए हैं, जिसके ऊपर इन्होंने लिखवाए अपने अचीवमेंट्स के बारे में, जो कहाँ पर, मेहरौली में हमें मिल जाते हैं, और भी कुछ कॉइन्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज येट अ ग्रेट वॉरियर एंड डिफीटेड शाक्या। शाक्याज एक डायनेस्टी थी, ठीक है। इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित करा कहाँ कहाँ पर, पोर्ट्स पर, वी ऑल नो दैट, सी पोर्ट्स पर, ब्रोच, कैम्बे, सोपारा, ठीक है। और ट्रेडिंग टाउन बनाया उज्जैन को, एंड मेड द ट्रेडिंग टाउन, और जो ट्रेडिंग टाउन उज्जैन था उसको अपनी सेकंड कैपिटल बना लिया, और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे साउथ इंडिया के राजाओं के साथ। फाइन। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चंद्रगुप्ता टू, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोन, इन्होंने बढ़ावा दिया आर्ट को, आर्किटेक्चर को, एक अच्छे स्कॉलर्स भी थे, अच्छे पोइट भी थे, और काफ़ी अच्छे आर्टिशियंस भी उन्होंने अपने कोर्ट में रखे हुए थे। 9 रत्न बोलते हैं जिनको, 9 जेम्स इन्होंने अपने कोर्ट में रखे हुए थे, जैसे जिनमें से एक है पोइट कालिदास, ठीक है। आर्यभट्टा, एक फेमस मैथमेटिशियन जिनके बारे में हम जानते हैं, एस्ट्रोनॉमर, वो भी चंद्रगुप्ता की कोर्ट में मिले हैं हमें, ठीक है। फाहिंग एक ट्रैवलर थे चाइना से, वो चंद्रगुप्ता के बारे में उन्होंने लिखा है, रिटन अबाउट ग्रेट किंग, ठीक है। फाहिंग, ही वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम चाइना, उन्होंने देखा है चंद्रगुप्ता टू को बहुत करीब से, और उन्होंने चंद्रगुप्ता टू के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि वो किस तरीके से राज्य करते थे, इस बारे में भी फैंग हुई ने बुक में लिखा है। चंद्रगुप्ता टू के बाद कर्मगुप्ता, चंद्रगुप्ता, कुछ अच्छे पावरफुल एंड इफेक्टिव रूलर्स हुए गुप्ता एम्पायर के। द हूना, अ सेंट्रल एशियन ट्राइब वाज रिस्पॉन्सिबल। अब कैसे ये लोग एंड इनका हुआ,
हूना एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है, जिसकी वजह से गुप्ता पीरियड जो है धीरे धीरे क्या हो गया, एट द एंड आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट कि अबाउट 200 साल के बाद जब गुप्ता पीरियड ख़त्म हो गया तो फिर कौन राज्य करने आया। ठीक, तो अब क्या हुआ, एक हमने यहाँ इस मैप में अगर हम देखें तो बेटा देखो, गुप्ता पीरियड, गुप्ताज ने पूरा का पूरा ये जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जीत लिया था। तो गुप्ता पीरियड टूट जब ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे जो उनके राज्य थे छोटे छोटे राज्यों में बट गए। ठीक है, द थ्री किंगडम्स, अब 3 बड़े किंगडम्स धीरे धीरे बने, जिसमें से हर्षवर्धन कन्नौज, चालुक्य ऑफ वातापी एंड पल्लवाज ऑफ कांजीपुरम। ठीक है, जो छोटे छोटे स्थापित हो गए राज्य, उनमें से 3 किंगडम जिन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस बटोरी वो कन्नौज, हर्षवर्धन थे वहाँ के राजा हर्षवर्धनास। ठीक है, देन वातापी के चालुक्यास थे, कांचीपुरम के कौन थे, पल्लवास थे। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, और उन्होंने अपना एक बहुत ही पावरफुल किंगडम भी बना लिया था। उनकी कैपिटल क्या थी, कन्नौज थी। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे आर्ट एंड कल्चर को। ठीक है, और ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट राइटर, ये काफ़ी अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने 3 प्लेस भी लिखे हैं, रत्नावली, प्रियादर्शनिका, ठीक है, नागानगट्टा, इस तरीके के उन्होंने काफ़ी कुछ प्लेस भी लिखे हैं संस्कृत में। उनके कोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छे स्कॉलर्स भी मिले हैं, जैसे कि बनाबट्टा, दांडन, ठीक, सुभांदु। देन हर्षा कौन थे, ही वॉज हिंदू एंड ही वॉज ही वर्शिप लॉर्ड शिवा, वो बिलीवर थे लॉर्ड शिवा के, बट बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया। कन्नौज में जब बुद्धिज़्म धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहा था और वो कन्नौज तक पहुंचा, तो इन्होंने बाद में अपना कल्चर छोड़कर इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस भी दी हैं बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हुआंग शैंग, देयर वाज अनदर चाइनीज़ ट्रैवलर जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टडीड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, जिन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पढ़ा है बहुत सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब देखेंगे इंडिया अंडर हर्षा। ठीक है, ये पूरा पार्ट देखिए, यहाँ टूवर्ड गुजरात से लेकर आप चलते चले जाएंगे ईस्ट की तरफ, आसाम, बंगाल, इधर आपका त्रिपुरा, ये सब चीज़ें, ये सब जगहें भी हर्षा ने अपने अंडर कर ली थी। अब हर्षा ने कहाँ से, पंजाब, ईस्ट राजस्थान एंड होल ऑफ द गंगा वैली टिल आसाम तक इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, बट चालुक्य के राजा पुलकेशिन II से ये हार गए। समुद्रगुप्ता की तरह ही हर्षा ने जो ये राज्य जीते थे, इन पर अपना राज्य स्थापित नहीं किया इनको हरा लेने के बाद भी, बट ये कहा कि आप मेरे अंडर आ जाएं और अब मान लें कि आप मेरे अंडर हैं और आप मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट देते रहेंगे एज अ ट्रिब्यूट। नाउ विल टॉक अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ, बिहार में सिचुएटेड थी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स ने बनाई। अब देखते हैं हम यूनिवर्सिटी, उस टाइम पर इन लोगों की सोच कितनी उभरी थी, कितनी ऊंची थी कि इन्होंने क्या बनाई, एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही बना दी। ठीक, हर्षवर्धन कौन थे, चीफ पेट्रॉन ऑफ फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ये लोग ने बनाई थी, जिसके अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी जो कि 3 बिल्डिंग्स में फैली हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लिव्ड हियर। ठीक, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जाते और इनफैक्ट बाहर से बेटा बच्चे आते थे पढ़ने के लिए यहाँ पर। कौन कौन से सब्जेक्ट, बुद्धिस्ट फिलोसफी, मेडिसिन, लॉजिक, वैदिक नॉलेज एंड ग्रामर। देखो उस समय पर ये सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अभी हमें कहाँ से पता चलता है, हर्षचरित्र बाय बनाबट्टा ने एक बायोग्राफी लिखी है संस्कृत में हर्षा के बारे में। ठीक है, ये बुक बताती है कि हर्षा ने कहाँ कहाँ पर अपने राज्य को स्थापित किया, कहाँ कहाँ पर जीत हासिल करी, उनकी लाइफ के बारे में, उनके कल्चर के बारे में और जो भी ट्रेडिशन फॉलो होता था उसकी, उनके राज्य के बारे में। प्लस हुआंग शैंग, मैंने भी आप लोग को बताया था, इंडिया में आए थे। उन्होंने हर्षा के 8 साल वो हर्षा के साथ रहे भी और कहाँ कहाँ राज्य उन्होंने अपना स्थापित किया ये भी बताते हैं। प्लस क्या क्या लोग एग्रीकल्चर करा करते थे, क्या एग्रीकल्चर में क्या मेन ऑक्यूपेशन था उस समय पर लोगों का, ये भी वो बताते हैं।
कौन कौन से ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन उनके टाउन में, हर्षा के टाउन में रहा करते थे, ये भी वो बताते हैं। और लोग जो हैं बहुत ही वार्म और बहुत ही सिंपल थे, बट सोसाइटी जो थी कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थी। चंदालास को क्या कंसिडर किया जाता था, अनटचेबल्स, और वो सिटी के बाहर रहा करते थे। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर पुलकेशन टू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने हमने पढ़ा भी अभी हर्षा को भी हराया था, हर्षवर्धन को भी इन्होंने ही हराया था। जस्ट अ मिनट, ठीक है। चालुक्य पुलकेशन टू एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही अपनी छाप लोगों पर छोड़ देने वाले इस तरीके के वो राजा थे। हम पुलकेशन टू के बारे में जान पाते हैं प्रसिद्धि, ठीक है। उनका एक कोर्ट में एक पोइट थे रवि कीर्ति, उन्होंने कुछ चीज़ें इनके बारे में लिखी हैं। सो पुलकेशन की जो मेजर अचीवमेंट्स थी वो क्या थी कि उन्होंने हर्षा को हराया, और हर्षा क्या थे, डेक्कन की तरफ, साउथ की तरफ अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हर्षा के इस एम्बिशन को पुलकेशन टू ने तोड़ दिया। पुलकेशन ने अपना अरेबियन सी वेस्ट से लेकर बे ऑफ बंगाल ईस्ट तक, और रिवर नर्मदा नॉर्थ से लेकर रिवर पालार साउथ तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। हुआंगशैंग ने जो भी पुलकेशन के कोर्ट में गए, और ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन। फाइन, तो उन्होंने ही ये चीज़ मेंशन की है कि चालुक्य जो थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। वो रॉक कट टेम्पल्स जैसे कि पोडा क्या है ये, पाटा, एक मिनट, दिस इज पट्टादकल, बादिमी, आहियोल, ठीक है। कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं इनके स्कल्पचर्स जो इन्होंने रॉक कट, ये देखो रॉक को काट करके, ये पुलकेशन टू, ये राजा यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। तो रॉक कट टेम्पल्स को बढ़ावा देने वाले, रॉक को बेसिकली शेप दी जाती थी, ये देखो डांसिंग शिवा बनाए हैं रॉक कट टेम्पल से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पल्लवास के बारे में। जो पल्लवास का राज्य था वो टुवर्ड्स मोस्टली साउथ इंडिया की तरफ था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम, महेंद्रवर्धम वन एंड नारासिम्हवर्मम टू वर द पावरफुल किंग ऑफ पल्लवा रूलर। नारासिम्हवर्मम ने पुलकेशन टू को भी हराया और वातापी पर अपना राज्य स्थापित किया, प्लस श्रीलंका को भी इन्होंने ही हराया। पल्लवा डायनेस्टी डिक्लाइन किस वजह से हुई, क्योंकि वो लगातार फाइट्स कर रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो उनकी जो सेना थी वो थक चुकी थी, प्लस उनका जो पैसा भी था वो काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्च हो रहा था। पल्लवा लाइक चालुक्य, ये लोग भी कंस्ट्रक्शन की तरफ काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे, डिज़ाइन की तरफ काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। शोर टेम्पल, 7 रत्नास, मलमपुरम एंड कैलासनाथा टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इन्होंने ही बनवाया, ठीक है। अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। चलो पल्लवास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द किंग, जो हेड ऑफ द किंग थे, उनको क्या कहा जाता था, जो हेड ऑफ द किंग थे उनको हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता था, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड भी होते थे। उनको उन सलाह देने वाले उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। ये जो मिनिस्टर्स थे इनको काफ़ी अच्छी सैलरीज भी मिला करती थी, एंड इवन लेड आर्मीज, और लड़ाई में ये अपनी जो आर्मी थी उसको भी ये संचालन किया करते थे, ठीक। प्लस सैलरी के साथ साथ इनको लैंड ग्रांट्स भी मिलती थी, लैंड्स भी मिलती थी, जिस पे उपजाऊ कुछ भी चीज़ होने वाली वो इनकी प्रॉपर्टी होती थी। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समानतास भी कहा जाता था। जो किंग थे वो आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया करते थे। एलिफेंट, चैरियट्स, काल्वरी, फुट सोल्जर्स, ठीक है, इन सबको मैनेज करा करते थे। समानतास जो थे वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड से, और हॉर्सेस, सोल्जर्स को मेंटेन किया करते थे, और कुछ भी नए इक्विपमेंट्स भी चाहिए तो वो भी यही लोग मैनेज करते थे। प्लस इनको अवार्ड में बहुत बड़ा बड़ा राज्य भी कभी कभी मिल जाता था, जिस पर ये इंडिपेंडेंटली रूल करते थे, जिसकी वजह से राजा जो था, पल्लवा रूलर जो था, वो धीरे धीरे वीक होता चला गया।
द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू, जो एम्पायर था वो धीरे धीरे आपका प्रोविंसेस में कन्वर्ट होने लगा। एंड जिसको कौन मैनेज करते थे? गवर्नर। गवर्नर्स कौन थे? वो बेसिकली रॉयल फैमिली के कोई ना कोई मेंबर होते थे। जो आपकी प्रोविंसेस थे वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थे, जिसको विषयास कहते थे, और उनको कौन मैनेज करता था? अखुत्यास लुक्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट। ये देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होया करती थी जो कि आयुक्तास को हेल्प करती थी। तो जो विलेज वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन एंड लुक्ड आफ्टर बाय द एल्डर्स। जो गांव के बड़े बूढ़े होया करते थे वही लोग उस स्मॉलेस्ट गांव को, स्मॉल गांव विलेज को मैनेज कर लिया करते थे। तो जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन कंट्रोल करते थे? 3 असेंबलीज होती थी, सभा, नगरम, उर। अब देखिए सभा क्या है? जो कि गांव के अंदर मिलती है, और जिसकी गांव जो लैंड है वो मोस्टली ब्राह्मण्स के पास होती थी। नगरम असेंबली जो कि एरिया इनहेबिटेड मेनली बाय ट्रैवलर्स। एक ऐसा असेंबली है, एरिया जो कि ट्रैवलर्स हैं वो लोग देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। उर असेंबली जो कि सारी क्लास, जितनी भी क्लासेस हैं सोसाइटी की, वो सब मिलकर इसको मेंबर्स थे इसके। अब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन लोकल मैन थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया करते थे, जैसे कि उनको क्या कहा जाता था? नगरा श्रेष्ठी, ठीक है, चीफ बैंकर या मर्चेंट, सथावालाज लीडर ऑफ द मर्चेंट कारावेंस, प्रथमा कुलिका चीफ क्राफ्टमैन या हेड ऑफ स्क्राइब्स। ठीक, एग्रीकल्चर इस समय पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होया करता था। फार्मर्स जो थे वो लैंड रेवेन्यू दिया करते थे, सॉरी उस लैंड से जो भी उपज आ रही है वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होया करता था। प्लस रेवेन्यू कलेक्टर्स होया करते थे जो कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए ग्रांट, डोनेशन, पोएट्स, आर्टिशंस, ठीक है, ये सब को मैनेज करने के लिए लैंड रेवेन्यू जो था, लैंड से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे। नाउ ऑर्डिनरी पीपल, अब आम जनता उस समय पर कैसी थी? आम जनता के बारे में जो है मेनली इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो प्ले, राइटिंग्स, इन सब से हमें मिलती है। कालिदास ने लिखा था, कालिदास ने शोड द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मिक स्पीक इन संस्कृत। उन्होंने अपनी रिटन बुक्स में लिखा है कि जो राज्य था, जो वहाँ पर लोग थे वो मोस्टली कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। बल्कि जो मेन एंड वुमेन अदर देन द किंग ब्राह्मण स्पीक प्राकृत। ठीक है, जो ब्राह्मण थे वो क्या कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। मेन वुमेन जो वहाँ पर आदमी, औरतें, राजा और जो बाकी कुछ ब्राह्मण थे वो प्राकृत भाषा बोला करते थे। चाइनीज उस समय पर एक पिलग्रिम फाजियम, ठीक है, एक चाइनीज साधु थे फाजियम, जिन्होंने लिखा था कि सोसाइटी में क्या थे? अनटचेबल्स थे उस समय पर, ऊंची नीची जाति के बारे में बात हुआ करती थी। वेयर एज बनाबट्टा provided a vivid picture of the king's army on the move. फाइन। सो बनाबट्टा जो नाम है एक स्कॉलर के, उन्होंने लिखा है कि जो राजा की आर्मी है वो हमेशा मूव पे रहती है, वो हमेशा चलती रहती है। एक ह्यूज आर्मी राजा ने बना के रखी है, वो जिसको गांव के लोग, म्यूजिशियंस और टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी along way by giving curd, good, flour and fodder for the animals. ठीक है, so this is all about this particular chapter. बेटा आई थिंक क्विक रिवीजन 1-2 हो चुके हैं, एक्सरसाइजेस भी मैं इस चैप्टर की करा चुकी हूँ। अगर कुछ भी चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, यू मे आस्क मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।